हाँ जी बेटा जी। तो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था कैश बुक। और हमने सबसे पहले सीखा था कैश बुक के अंदर अकाउंटिंग साइकिल का मीनिंग क्या था। सबसे पहले नंबर पे ट्रांजैक्शंस, उसके बाद फिर जर्नल। जर्नल के प्यारे प्यारे 6 बच्चे। पहले बच्चे का नाम कैश बुक, फिर परचेज बुक, फिर परचेज रिटर्न बुक, फिर सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और एक प्यारी सी गुड़िया का नाम क्या था, जर्नल प्रॉपर था। ये सारी बातें हमने कर ली थी। और फिर हमने स्टार्ट किया था बेटा कैश बुक का मीनिंग। इट इज अ बुक विच रिकॉर्ड्स ऑल द कैश रिसीट्स एंड कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, कैश पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते थे। दो चीजें होती है बेटा कैश बुक के अंदर अपनी, एक क्या होती है कैश रिसीट्स, और एक क्या होंगी आपकी कैश पेमेंट्स। कैश रिसीट्स का मतलब क्या होता है, पैसे का आना। कैश पेमेंट का मतलब क्या होता है, पैसे का जाना। अब इसका मतलब कैश बुक के अंदर मैंने आपको बताया था स्पेशली, कैश बुक के अंदर ओनली एंड ओनली कौन से ट्रांजेक्शन बेटा रिकॉर्ड होती है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन। मतलब जो उधार वाले ट्रांजेक्शन है वो आप लोग अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। फिर हमने पढ़ा था बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक। एक होती है हमारे पास सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होगी डबल कॉलम कैश बुक, एक होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और एक होती है पेटी कैश बुक। मैंने आपको बताया था हमारे सिलेबस में ओनली एंड ओनली एक तो सिंगल कॉलम है, एक डबल कॉलम है, और एक पेटी कैश बुक है। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक अपने सिलेबस का पार्ट नहीं होता। फिर मैंने आप लोगों से स्टार्ट किया था बेटा सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में। वहां पे हमने पढ़ा था इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन, मतलब ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगी अपनी सिंगल कॉलम कैश बुक। फिर मैंने वहां पे एक आप लोगों को बात लिखवाई थी, कैश बुक इज अ सब्सिडाइज्ड लेजर। मैंने कहा था कि इस बात को सिर्फ आप लोग नोट डाउन कर लेना, इसकी बातें सारी की सारी आगे करेंगे। इसका क्या मतलब होता है कि कैश बुक हमारे लिए क्या है, एक जर्नल भी है, और कैश बुक अपने लिए क्या बेटा, एक लेजर भी होता है। क्लियर हो गया। फिर मैंने आप लोगों से सिखाया था फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। क्या था बेटा फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, अमाउंट। फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, वाउचर, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर और अमाउंट। क्लियर हो गया। और एक पहले जो डेबिट साइड वाला बेटा पर्टिकुलर्स है, वहां पे क्या लिखोगे, रिसीट्स। जो क्रेडिट साइड वाला पर्टिकुलर है, वहां पे क्या लिखोगे, पेमेंट्स। क्लियर हो गया। फिर मैंने आप लोगों से बेटा कुछ रूल के बारे में बात की थी कि जब भी हमें डेबिट में कुछ भी लिखना होगा तो उसके आगे क्या लगाएंगे, टू। और क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखना होगा तो उसके आगे क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। क्लियर हो गया था। यहां तक हमने अपनी पूरी डिटेल डिस्कशन कंप्लीटली कर ली थी ओवर। और आप लोगों को आई थिंक क्वेश्चन समझ में भी सारा का सारा आ गया था डिटेल में, पक्का। ओके। तो अगर हम बेटा अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, तो देखो जरा स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 1, ये हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया था। नोटबुक में चेक कर लो, आपने ये पूरा क्वेश्चन खत्म कर लिया या नहीं कर लिया। कर लिया। ओके, सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट अपना हो गया था। अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेटा अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो बेटा जी अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को घर से होमवर्क में करके आना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं क्लास में नहीं कराऊंगा, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करके आओगे। ठीक है, मेरी तरफ से मतलब क्वेश्चन नंबर 2 ओवर है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। फॉर्मेट रेडी कर लेना, देन आप लोगों का कैश बुक का क्वेश्चन इजीली कवर अप हो जाएगा। प्रैक्टिकल करना है आपने। ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर 2 आप लोगों को कंप्लीट करना है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा अपने तीसरे पॉइंट की, यहां पे लिखो फटाफट से डाल के हेडिंग, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमने सीखा था सिंपल कॉलम कैश बुक का। अब हम लोग सीखेंगे बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 2 के अंदर, लिखो डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ट्रांजैक्शंस। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ट्रांजैक्शंस। डिस्काउंट रिसीव्ड, जब भी हम लोग बात करेंगे अपने सिंगल कॉलम कैश बुक के ना, तो एक बात अपने माइंड में बिठा लो यार, कि कोई भी डिस्काउंट का पॉइंट आ जाए ना, कोई भी डिस्काउंट अलाउड आ जाए, डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाए, हम लोगों को कुछ नहीं करना, इसका एक ही सॉल्यूशन है भैया, कि जितना इग्नोर मार सकते हो ना उतना इग्नोर मारो। इग्नोर, इन वर्ड्स को देखते ही क्या करना है, अपने को इग्नोर मारना है। हाँ जी, अपने को पूरी कैश बुक के अंदर कोई मतलब नहीं है इस ना डिस्काउंट अलाउड से और ना ही बेटा अपने डिस्काउंट रिसीव्ड से। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा कि ना मेरे को ना पेमेंट करनी थी, कोई सक्षम है, मुझे उसको पेमेंट करनी थी 95,000 रुपीज की। ठीक है जी, लेकिन मैंने क्या किया, कैश में पेमेंट कर दी उसको 90,000 की और फुल सेटलमेंट कर दिया। तो बताओ जरा मुझे 5,000 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। तो हम अपनी कैश बुक के अंदर अमाउंट 90 दिखाएंगे, 95 दिखाएंगे या 5 दिखाएंगे।
क्यों 90? क्योंकि कैश कितना गया है 90। हमें मतलब क्या होगा कि कैश कितना गया, हमें कोई मतलब नहीं डिस्काउंट कितना मिला, हमें कोई मतलब नहीं अलाउड कितना हुआ, हमें सिर्फ मतलब है कि कैश कितना आया और कैश कितना गया, बस। इसके अलावा हमें कुछ लेना देना नहीं है। बाय सक्षम, हाँ जी, बाय सक्षम कितना 90,000 ना कि 95,000। ठीक है, एक क्वेश्चन करते चलो फटाफट से। बना लिया फॉर्मेट आप लोगों ने? चलिए जी, क्वेश्चन करते हैं हम लोग फॉर्मेट बना करके। क्या लिखेंगे? सिंगल कॉलम कैश बुक। लो जी, फॉर्मेट बहुत अच्छे से बेटा मेंटेन करना, क्योंकि फॉर्मेट जितना अच्छा होगा ना आप लोगों का, उतना क्वेश्चन से समझ में आएगा। लाइंस बेटा बिल्कुल सीधी 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 लगाया करो, टेढ़ी मेढ़ी लाइंस मत लगाया करो। लिखिए बेटा कॉलम, कोई बात नहीं। डेट, फिर क्या आएगा? पर्टिकुलर्स, फिर क्या आएगा? LF, हाँ जी LF आएगा, फिर क्या आएगा? VN, फिर क्या आएगा? अमाउंट, फिर क्या आएगी? डेट, फिर क्या आएगा? पर्टिकुलर्स, फिर क्या आएगा? LF, फिर क्या लिखेंगे बेटा? VN, और फिर क्या लिखेंगे हम लोग? अपनी अमाउंट। लो जी, बना लिया फॉर्मेट आप लोगों ने? हम भी पूरा कर देते हैं फटाफट से। मैंने कहा था LF और VN बिल्कुल छोटे छोटे से बनाना, ज्यादा बड़े बड़े मत बनाना, ठीक है? कुछ भी नहीं आएंगे इनके अंदर, वैल्यू हम खाली रहेंगे। हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, रूल क्या था जरा मुझे बताना। अगर डेबिट साइड में हम लोगों को बेटा कुछ भी वर्ड लिखना है, तो बताओ क्या लगा के लिखेंगे? क्या लगा के लिखेंगे? डू। और क्रेडिट साइड में कुछ भी वर्ड लिखना है तो क्या लगा के लिखेंगे? बाय लगा के लिखेंगे। अच्छा, क्या मेरा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है क्या? मैं तो कह रहा हूं नहीं हुआ अभी, पेंडिंग है। क्या लिखना पेंडिंग है अभी? ऊपर रिसीट्स लिखना पेंडिंग है, और रिसीट्स के ऊपर भी प्लस लगाना पेंडिंग है। फिर क्या करनी है? पेमेंट्स, पेमेंट्स के ऊपर बताओ क्या लगाना पेंडिंग है? माइनस। अभी भी पेंडिंग है, क्या लिखोगे इधर? डेबिट। और अभी भी पेंडिंग है, इधर क्या लिखोगे बेटा? क्रेडिट साइड। बोलो, यहां तक समझ में आई बातें? क्लियर हो गया यहां तक की बातें? ओके, तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि कैसे काम को करना। लो जी, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहे एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। देखो, पहला पॉइंट बोल रहा है February 1, 2019। कह रहा है मिस्टर विपिन स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। बताओ कहां दिखाएं इसको हम लोग? पहले डेट बताओ जरा मुझे, क्या है डेट? 1 फरवरी 2019। बताना जरा, जब भी कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो कहां आएगा पैसा? डेबिट में, क्रेडिट साइड में? डेबिट में। क्या वर्ड लिखेंगे? यहां लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। भैया उसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कितना किया है? 2 लाख रुपए लगा करके। क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट देखो, मिस्टर विपिन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। तो बिजनेस के अंदर पैसा आया होगा या गया होगा? ऑब्वियसली आया होगा, तो क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? हर क्वेश्चन इसी से स्टार्ट होगा। नंबर 2, फिर कह रहे बेटा ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 7500। हम लोगों ने क्या किया बेटा? एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया और उस अकाउंट के अंदर 75,000 डिपॉजिट करवा दिए। तो ये बताओ हमारे बिजनेस के गल्ले में से कैश आया होगा या गया होगा? मतलब कैश तो गया, ये तो भैया पक्का कंफर्म हो गया कि आएगा तो कहां पे? क्रेडिट साइड में, ये तो पक्का है। लेकिन आएगा क्या? पैसा गया कहां? बैंक में गया। तो इसका मतलब यहां लिखोगे आप लोग 2 फरवरी 2019। यहां लिखेंगे बेटा हम लोग क्या? बाय बैंक अकाउंट। और बताना कितना पैसा गया? 7500 रुपीज, सॉरी 1000 रुपीज। नेक्स्ट पढ़ो, परचेज गुड्स फॉर कैश आया होगा या गया होगा? बाय परचेज अकाउंट पैसा गया होगा। डेट चेक कर लेते हैं, 3 तारीख, सॉरी 3 तारीख ये वाली थी, और 5 तारीख, 5 फरवरी 2019। क्या लिखेंगे बेटा वर्ड? बाय परचेज अकाउंट। कितना था अमाउंट? अमाउंट थी 30,000। लो जी, तो पैसा 30,000 रुपीज अपने हाथ से गया होगा। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स। अब देखो इसके आगे कुछ क्या नहीं रखा, उधार पे है, कैश पे है, कुछ बोला गया है? इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन देन वी विल कंसिडर इट इज अ कैश परचेज, इट इज अ कैश परचेज। तो बताओ क्या लिखे इसके आगे हम लोग? बाय परचेज। तो 7 तारीख की बेटा ट्रांजेक्शन है, 7 फरवरी 2019।
क्या वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग? बाय परचेज अकाउंट। बाय परचेज अकाउंट 15 या 50? ओके, हाँ जी बेटा जी, नेक्स्ट पढ़िए। परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत, क्या ये एंट्री रिकॉर्ड होगी ये नहीं होगी? क्यों नहीं रिकॉर्ड होगी? क्योंकि नाम आ गया, उधार है भैया। तो याद करो, मैंने एक बात बताई थी तुम लोगों को, 10 तारीख की ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करोगे? पूरा फॉर्मेट कंप्लीट होने के नीचे एक नोट बना के लिखेंगे, डेटेड, क्या डेट दी? 10 फरवरी। हाँ बिल्कुल, 10 February 2019, this transaction will not be recorded. This transaction will not be recorded in cash book because it is a credit transaction. Because it is a credit transaction. बोलो, यहां तक की बात समझ में आई है बेटा आप लोगों को? लो जी, इस ट्रांजैक्शन को तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया। अब बताइए क्या डेट आ गई? 12 तारीख। कह रहे पेड टू सूर्यकांत। बताओ सूर्यकांत को हमने कितना पैसा दिया? 38,800 रुपए दे दिए। अब ये बताओ पैसा आया होगा या गया होगा? गया होगा। तो 12 तारीख को, तो 12 फरवरी 2019 क्या लिखेंगे बेटा वर्ड? बाय सूर्यकांत। कितना पैसा गया? 38,800 रुपए। समझ में आया? 12 तारीख बेटा। हमें अभी कुछ बात की थी ना, नीचे लिखा हुआ देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ 1200 रुपए का। 40,000 के बदले में हमने कितनी पेमेंट कर दी? 38,800 की, और 1200 का डिस्काउंट। अभी मैंने तुम लोगों को इसके ऊपर एक नोट लिखवाया था, पूरी कैश बुक के चैप्टर के अंदर जहां जहां पे डिस्काउंट अलाउड, जहां जहां पे डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा ना, तो भैया तुम्हें तो मुंह भी नहीं लगना उनके, तुम्हें क्या मारना, उन्हें टोटली इग्नोर। हमें मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है कि कितना आया और कितना गया। जो डिस्काउंट मिला ना तो वो दिखाना, जो डिस्काउंट दिया है ना वो दिखाना। हमें मतलब क्या होना चाहिए? ऑनलाइन ओनली कैश कितना आया, हमें मतलब होना चाहिए ऑनलाइन ओनली कैश कितना गया, बस। इसके अलावा और कोई मतलब नहीं हमें। ओके, समझ में आ गई बात? ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, फिर क्या कहना चाह रहा है? 15 तारीख को पेड वेजेस इन कैश। ऑब्वियसली भाई पैसा गया होगा, डेट चेक करते रहना साथ साथ में प्लीज। 15 तारीख है ना, और अमाउंट है 22,500। लो जी, तो 15 तारीख को, 15 फरवरी 2019 क्या लिखेंगे बेटा? बाय वेजेस अकाउंट 15,500। 22,500 था क्या? लो जी, 22,500। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्या है? पेड टू कैजुअल लेबर। क्या मतलब है यार? कैजुअल लेबर का बेटा मतलब होता है जो हमारे दिन दिहाड़े मजदूरी करते हैं ना, जो लोग, जैसे डेली के डेली कोई मिस्त्री काम कर रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं, या ये लोग, इनको बेसिकली हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? लेबर को वेजेस तो देते हैं भाई। जो बंदे लेबर होते हैं उस लेबर को हम लोग दिन की क्या देते हैं? वेजेस। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे भैया बाय वेजेस। डेट चेक करो, डेट चेक करो फटाफट। 16 तारीख है ना, लो जी लिख दो। सिर्फ जान के पजल करने के तुम्हें लिखा वर्ड, बच्चा ताकि लिख दे बाय कैजुअल लेबर। नहीं, कैजुअल लेबर मतलब लेबर को क्या देते हैं? वेजेस देते हैं भाई। तो हमारी तरफ से तो क्या क्या होगा? बाय वेजेस। बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि हम किसी को कोई लेबर थोड़ा ना बेटा डोनेट कर रहे हैं, लेबर थोड़ा ना दे रहे हैं। समझ में नहीं आई? आगे चलिए बेटा, बाय वेजेस अकाउंट, हाउ मच अमाउंट? 1500। ओके, तो यहां लिख दिया आप लोग 1500। नेक्स्ट देखिए, बताइए फटाफट से, 20 तारीख वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी? 20 तारीख, 20 तारीख को लिख रहेगा सोल्ड गुड्स टू राज, सोल्ड गुड्स टू देवराज फॉर कैश। टू सेल्स, लेक्चर में गलती है, कोई बात सर, टू सेल्स। हाँ जी, सोल्ड गुड्स टू देवराज फॉर कैश कितना आएगा? 80,000 रुपए। यस सर। सब पैसा आया या गया? डेट क्या है? डेट बताओ, डेट बताओ। 20 तारीख। लो जी, 20 फरवरी 2019 क्या लिखोगे? टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितना आएगा? कितना आएगा भैया? 80,000 रुपए हम लोगों के पास कैश आया। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? आगे चेक करो बेटा, 25 की डेट चेक करो। कह रहा है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश। क्या चाहिए? पैसा आया या गया? पहले तो ये चेक करो, गया होगा। डेट चेक करो कितनी है? डेट है आप लोगों के पास 25।
लो जी 25 फरवरी 2019 क्या लिखेंगे बेटा वर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट हाउ मच अमाउंट 12,000 लो जी 12,000 की पेमेंट कर दो। उसके बाद बताइए क्या किया फिर कह रहे विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक हम लोगों ने क्या किया बैंक से पैसा निकाल लिया। अब अगर बैंक से पैसे निकालेंगे तो हमारे हाथ में तो पैसे ऐश आएगा हाथ में तो पैसा आएगा यस हमारे हाथ में पैसा आ गया भैया डेट क्या चेक करो 26 तारीख लो जी 26 फरवरी 2019 हमारे हाथ में कैश आ गया होगा और कहां से आया बैंक से आया टू बैंक अकाउंट कितना निकाला था 40,000 है ना लो जी 40,000 हमने निकाल लिया था। फिर बताइए जरा रिसीड फॉर कैश सेल्स मतलब सामान कैश बेचा होगा और पैसा आया होगा तो इसका मतलब अगर कैश हमारे हाथ में आया है डेट चेक कर लो 27 तारीख लो जी 27 फरवरी 2019 क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट हाउ मच अमाउंट 5,000 लो जी 5,000 रुपए हमारे हाथ में आ गए। फिर चेक करो कह रहे पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस बेटा मिसलेनियस का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ एक्सपेंसेस छोटे छोटे ऐसे स्मॉल स्मॉल खर्चे जो हम लोग इकट्ठे दिखाते हैं तो पैसा आया होगा या गया होगा मैं तुम्हें ये बता दूं ऑब्वियसली गया तो गया तो कहां दिखाएंगे 27 तारीख को 27 फरवरी 2019 बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस हाउ मच अमाउंट 500 हाँ जी बेटा नहीं नहीं ऐसे ही दिखाएंगे हम लोग जो नाम है वही दिखाना मिसलेनियस मिसलेनियस का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ एक्सपेंसेस बोल सकते हैं इसको ठीक है। हाँ जी तो क्वेश्चन खत्म हो गया। टोटल रिसीट्स में जाइए अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी बेटा उस दिन कि क्वेश्चन को क्लोज कैसे करना है क्लोज। अब क्लोज करने का तरीका क्या था पहले सिंगल लाइन और सिंगल लाइन के लिए बेटा हम लोग एक वर्ड लिखते हैं इसके अंदर क्या टोटल रिसीट्स टोटल रिसीट्स बताओ जरा टोटल रिसीट्स कितनी आएंगी 2 लाख प्लस 80 प्लस 40 प्लस 5 कितना आ रहा 3,20,000 3,25,000 लो जी ये बन गया आप लोगों की टोटल रिसीट्स सिंगल लाइन आएगी यहाँ पे। फिर मैंने आप लोगों को बताया था यहां से भी एक लाइन लगानी है और यहां भी क्या लिखोगे आप लोग बेटा वर्ड टोटल पेमेंट्स टोटल पेमेंट्स कितना आ रहा है चेक करना सर एक बार कैलकुलेटर से कर लो मैं मोबाइल से कर लेता हूँ 75,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 38,800 प्लस 22,500 प्लस 1,500 प्लस 12,000 प्लस 500 ये बनेगा बेटा आप लोगों का 1,93,500 1,93,500। अब ये बताओ पैसा हमारे हाथ में आया तो कितना था 3,25,000 हमारे हाथ से पैसा गया कितना है 1,93,500। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक तरीका बताया था बेटा बंद करने का नीचे हम लोग क्या करेंगे 3 लाइन लगाएंगे ट्रिपल लाइन से बेटा बंद करते हैं बिल्कुल लास्ट में आकर के बताओ ज्यादा किस साइड का आ रहा था रिसीट का या पेमेंट का क्या मैंने बताया था आप लोगों को जिसका पेमेंट जिसका पैसा ज्यादा होगा दोनों साइड बेटा वही वैल्यू लिखेंगे 3,25,000। फिर क्या करेंगे इस टोटल वैल्यू में से हम लोग सारी की सारी पेमेंट को माइनस कर देंगे और यहाँ पे एक वर्ड लिखवाया था कल मैंने बाय बैलेंस CD और बताना बेटा डेट मैंने कौन सी बताई थी एट द एंड ऑफ द मंथ। अब बताना जरा फरवरी का महीना 2019 का कौन सी डेट तक आता है 28 29 30 पहली बात है फरवरी का 28 का महीने होते हैं लेकिन अगर लीप ईयर होता तो 29 तारीख लिखते हैं। हाँ तो हम लोगों को तो हमेशा एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे को बंद कर रहा था ना अकाउंट हमेशा 28 तारीख लिखेंगे तो 28 फरवरी 2019 चेक करो बेटा कितना बैलेंस आएगा तो 3,25,000 में से हम लोग माइनस कर देते हैं तो 1,29,700 ना 1,29,700 ये हमारा आ गया बेटा आंसर। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई ये इंपॉर्टेंट कहाँ पे बेटा नहीं कहीं लिखे कि दोनों का टोटल कर रहे हैं ना हम लोग एक टाइप से ये देखो ये इन दोनों का टोटल करके ये बंद हो गया ये सब टोटल कर रहे हो कैरिड डाउन मैंने बताया भी था लेक्चर में कैरिड डाउन कैरिड इतनी बातें समझ में आ गई हैं यहां तक की बात हाँ जी बेटा क्लियर हो गई है ओके।
एक बार आंसर टैली कर लेते हैं कि हमारा आंसर ये है क्या, कितना था 129,700 है ना, चेक करो देखो आंसर ये रहा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,29,700। अभी वहां के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात, पक्का 100% तरीके से, ओके। अब बेटा हम लोग जैसे अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ना, है तो देखो ये सिंगल कॉलम कैश बुक, क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, ये है तो सिंगल कॉलम कैश बुक, लेकिन कुछ बातें भड़क करने वाली आ गई इसके अंदर, पता कौन से वाली, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब बेटा ये पूरे के पूरे टॉपिक को समझाने के लिए ना, मुझे आप लोगों को पूरा टॉपिक डिटेल में लेके जाऊंगा, जिसका नाम क्या है भैया, जीएसटी। अब ये लगा के चलो, इससे जो पिछला चैप्टर है ना आप लोगों का, वो जीएसटी था, लेकिन मेरे लिए क्या है, ये चैप्टर अलग नहीं है जीएसटी, हमारे लिए चैप्टर जीएसटी कैश बुक का पार्ट ही एक टाइप से, समझ आया। तो पूरा का पूरा जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं यहीं पे कवर करूंगा डिटेल में, क्लियर हो गया। इससे आप लोगों को क्या प्लस पॉइंट मिलेगा, तो एक तो जर्नल का बेनिफिट मिलेगा, जो कॉन्सेप्ट जर्नल में यूज होंगे वो भी यहीं पे समझ में आ जाएंगे, जो काम कैश में यूज होगा वो भी यहीं पे समझ में आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब डालो बेटा हेडिंग फटाफट से, जीएसटी। हाँ नेक्स्ट पेज पे डालो, देखिए बेटा वर्ड जीएसटी। हाँ जी बताइए क्या है, ये पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा था, याद होगा, याद होगा जीएसटी। डालो पहले फुल फॉर्म इसकी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कुछ कुछ याद आया, यस सर आ गया। क्या बताई थी बातें याद है, यस सर। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बेटा एक वर्ड क्लियर किया था जिसका नाम था टैक्स, क्या बताई थी बात, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट विच इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट एंड पेड बाय द पीपल बट विदाउट हैविंग एनी पर्सनल इंटरेस्ट। याद है या भूल भाल के सब, याद है मैंने आप लोगों को वहां पे क्या बताया था, मान लो भैया गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का टैक्स लगा दिया, मैंने कहा गवर्नमेंट अगर मैं तुझे 5 लाख का टैक्स दे भी देता हूं तो तू बता मेरे लिए क्या करेगी, याद है मैंने क्या बताई थी बातें, क्या तुम मेरे लिए फूल की मालाएं मेरे गले में डालोगे क्या तुम लोग, या फिर तुम लोग मेरे लिए कोई 3-4 बॉडीगार्ड मेरे पीछे लगा के रखोगे क्या, या 3-4 पुलिस वाले मेरे पीछे रहे हर टाइम, ऐसा करेगी गवर्नमेंट, अगर मैं टैक्स पे करूंगा गवर्नमेंट कहेगी हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को लास्ट लाइन क्या बताई थी, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट विच इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट एंड पेड बाय द पीपल बट विदाउट हैविंग एनी पर्सनल इंटरेस्ट। और टैक्स कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, when levied and burden are on the same person is known as direct tax। और डायरेक्ट टैक्स का बेटा मैंने आप लोगों को बेस्ट एग्जांपल दिया था इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, याद है ये वाली बात। अब वहां पे मैंने आप लोगों के बातों बताई थी एग्जांपल के तौर पे कि भैया मैं मान लो टीचर हूं, मेरे पास मान लो 5 बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं और हर एक बच्चे की फीस मान लो पूरे साल की 2-2 लाख रुपए है, तो बताओ मेरी इनकम कितनी हो गई, 10 लाख। गवर्नमेंट कहती है सर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, कितने का, 2 लाख रुपए का। फिर मैंने क्या कहा था, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या तुम लोग मेरे टैक्स भर दोगे, तुमने मना कर देता, सर हम तो भरेंगे नहीं, क्यों नहीं भरेंगे, सर हमारा काम है फीस देना, टैक्स भरना हमारा काम नहीं है, समझ आया। टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया किसके ऊपर था, मेरे ऊपर, जो उसका बर्डन है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे है वो किसके ऊपर आएगी, मेरे ऊपर ही आएगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे फिर, डायरेक्ट टैक्स। बताइए जरा इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या एग्जांपल दिया था, पिज्जा एक वाला एग्जांपल दिया था, when levied and burden are on the different person is known as indirect tax। मैं अपनी बीवी को लेके गया था, याद करो, 5वीं पास थी बेचारी, याद आया, 5वीं पास थी, पिज्जा विंग्स गए थे, क्या हुआ था वहां पे फिर बताओ जरा, 1000 का बिल बना था, 100 रुपए जीएसटी एड हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, याद करो, घमासान युद्ध हुए थे, है ना। चलो इतनी बातें समझ में आ गई है। अब मुझे यह बता दो कि जो जीएसटी है वो एक डायरेक्ट टैक्स है या वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, भैया वो तो है एक इनडायरेक्ट टैक्स, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बातें। अब लिखो बेटा पहले जीएसटी का एक मीनिंग, फटाफट लिखो मीनिंग, इट इज एन, इट इज एन, अभी आके बताता हूं, अभी वेट करो, आज कोई क्लास अटेंड नहीं करनी है, अभी अभी नहीं लगेंगी क्लासेस, बताता हूं। देखिए बेटा इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स levied at, it is an indirect tax levied at
prescribed rate on every supply of goods supply of goods and services except on petroleum and alcohol petroleum or and alcohol for human consumption और यहाँ लिखो बेटा नीचे थीम ऑफ जीएसटी। अभी सारी बातें डिटेल में पढ़ते हैं। थीम ऑफ जीएसटी बेटा एक सीधे साधा जीएसटी का थीम था वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स। और बेटा ये कब पास हुआ था एक्ट? लिखिए जीएसटी एक्ट वाज पास्ड जीएसटी एक्ट was passed in the parliament on 24 March 2017। ये एक्ट बेटा पास कब हुआ था? 2017 में। कौन सी तारीख को? 24 मार्च 2017 में। एंड इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम ये था वो महान दिन जब जीएसटीआर के सबकी बैंड बजाई थी। अब बताता हूं कैसे बैंड बजी थी। डेट डालो 1 जुलाई 2017। ये था बेटा वो महान दिन जब एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में लॉन्च हुआ था जिसका नाम क्या था बेटा? जीएसटी। अब एक कॉन्सेप्ट को बेटा अच्छे तरीके से समझते हैं कि जीएसटी का एक्चुअल में मतलब होता क्या। देखो अगर मैं यहाँ पे बेटा बात करूं कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो हमें पक्का पता है कि भाई ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है। याद करो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था। मान लो बेटा एक छोटा सा बच्चा है, मान लो 5th 6th क्लास में पढ़ता है, आपने उसको बोला कि जाके बेटा मार्केट से ना तो एक लेस का पैकेट ले आ। बताओ जरा अगर जो लेस के पीछे एमआरपी लिखा हुआ है, मान लीजिए ये एक लेस का पैकेट है और इस लेस के पैकेट के पीछे एक वर्ड लिखा होगा जिसका नाम क्या होता है बेटा? एमआरपी। मान लो एमआरपी लिखा हुआ है कितने रुपए? 20 रुपए। बताओ पहले तो क्या ये एक गुड है या नहीं है? है। इसका मतलब ये क्या बेटा? एक गुड है। अगर ये एक गुड है बताओ इसके नीचे एक बात लिखी होती है क्या? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब इसका मतलब बेटा जी जो बच्चा वो दुकानदार के पास लेने के लिए क्या वो क्या चिप्स का पैकेट, लेस का पैकेट, क्या दुकानदार ने उसको ये वाली बात बताई है क्या कि भैया इस 20 रुपए के अंदर आपका 15 रुपए का तो क्या है लेस और 5 रुपए का टैक्स लगा हुआ है? क्या बताया उस दुकानदार ने? नहीं। इसका मतलब क्या वो लड़का वो टैक्स इनडायरेक्टली पे करके आया कि नहीं करके आया? यस, मैं पता नहीं चला। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जीएसटी जो है वो कैसा टैक्स है? एक इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आया? अब एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, जीएसटी हर एक गुड और हर एक सर्विसेज के ऊपर लगता है। क्या बोला मैंने? जीएसटी जो होगा वो हर एक गुड्स और हर एक सर्विसेज के ऊपर लगता है, लेकिन दो चीजों को छोड़ करके, अल्कोहल और पेट्रोलियम। मतलब ये दो ही चीजें बेटा ऐसी हैं जो आप लोगों की अल्कोहल और पेट्रोलियम के ऊपर आप लोगों को कभी भी जीएसटी काउंट नहीं किया जाता। मुझे क्यों नहीं किया जाता? ये बात भी दिमाग में नहीं चाहिए। क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं किया जाता? सबसे ज्यादा अच्छा मतलब सबसे ज्यादा बिकने चीज है इसलिए वो नहीं करते। वो अलग चीज है बेटा, वो टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है। ये जोगी का पहले एक गवर्नमेंट जैसे एक बात बताओ, सिंपल सा एक एग्जांपल में बात करता हूं। मुझे ये बताओ कि टैक्स चार्ज कौन करता है?
टैक्स चार्ज कौन करता है? गवर्नमेंट। मतलब जो भी मार्केट से टैक्स कलेक्ट करने का काम है वो किसका है? गवर्नमेंट। बात समझ में? इतना क्लियर हो गया? अच्छा एक बात बताओ, जितने भी ये शराब के ठेके हैं भैया, मान लो ये ठेका नंबर 1, ठेका 1, एक और आ गया भैया अल्कोहल के लिए हमारा ठेका नंबर 2, एक और आ गया भैया ठेका नंबर 3। लो जी, ये आ गया ठेका नंबर 3। अच्छा बताओ, ये सारे के सारे जो ये अल्कोहल के सेंटर्स हैं, अल्कोहल के सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर तो नहीं अल्कोहल की को, ताकि खिलाते में बताते में भाई कैसे पीनी है, भाई इतनी लिमिट में पियोगे तो इतना होगा, गिरोगे नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं बताते होंगे? ये बताते हैं? ये नहीं, ओके। सही बताओ, ये जो जितने भी बेटा ये सेंटर्स हैं, इसका जो मालिक है, इसके जो ओनर है, वो कौन है? पता है? पता है? नहीं, नहीं, गवर्नमेंट के ही बंदे हैं भाई, वो गवर्नमेंट के ही हैं। हाँ? अभी बाद में बात करेंगे उस बारे में, डिटेल बातें। बेटा वो सिर्फ एक उनके लिए ठेका होता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है, जो चीजें सारी वो तो है तो गवर्नमेंट की मेरे भाई, वो उनकी नहीं है। परमिशन नहीं होती, वो ठेका ही गवर्नमेंट का होता है। हम बेसिकली क्या होता है, ये जितने भी ठेके वेके सब होते हैं ना, गवर्नमेंट उनको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट देती है, ठेके पे देती है गवर्नमेंट, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट देती है उनको। लेकिन मालिक तो कौन है भैया? ओनर तो कौन है इन चीजों के? हमारी गवर्नमेंट ही है भैया, हमारी गवर्नमेंट। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, सुनो मेरी बात को ध्यान से। टैक्स कलेक्ट करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का। और क्या गवर्नमेंट अपनी चीजों के ऊपर टैक्स लगाएगी क्या यार? सोच के देखो, ये मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट का ही है, ये मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट का ही है, ये मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट का ही है, तो गवर्नमेंट अपनी चीजों के ऊपर टैक्स लगा करके खुद ही ले रही है। क्या लॉजिक बनता है यार? पहले मैं अपनी चीज के ऊपर टैक्स लगा रहा हूं, मैं वही चीज फिर वापस भी ले रहा हूं, तो कोई लॉजिक बनता है? कोई भी सोच के देखो। एक बार आपने टैक्स लगाया, फिर वो टैक्स आपने वापस ले लिया, क्या लॉजिक बना उस इसका? इससे बड़ा तो लगाओ ही मत भाई। क्योंकि जो टैक्स का है ना, वो कौन है बेटा? हमारी गवर्नमेंट कौन है? टैक्स की लेने वाली कलेक्शन एजेंसी है। हाँ है ना? टैक्स कलेक्ट कौन करता है? हमारी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट अपनी चीजों के ऊपर टैक्स लगाएगी क्यों भाई? क्योंकि गवर्नमेंट की मैं टैक्स लगा भी देती हूँ तो वापस आना भी किसके पास ही है? मेरे पास ही है। इससे बड़ा तो टैक्स लगाओ ही ना। हाँ कुछ कह रहा था? ये अब जैसे अब ये लोगों का अपना खुद का भी तो होता है पर्सनल। बेटा पर्सनल नहीं होती ये चीजें, इसके लिए आप लोगों को लाइसेंस मिलता ही नहीं होता। सिर्फ लाइसेंस आपके पास है, आप सेल कर सकते हो, आप मालिक नहीं हो। आप इस आप ठेके पे जाइए और हाँ ऊपर हाँ तो वो तो सिर्फ उनका सिर्फ प्रमोशन करने के लिए होती है चीजें, उनका नहीं है भाई, वो उनके पास सिर्फ एक लाइसेंस है सेल करने का। क्या मतलब? वैसे गवर्नमेंट अब एक एग्जांपल से बात करता हूँ, सिंपल सी बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं गवर्नमेंट, ठीक है, तो लाइसेंस मेरे पास है, मैं ही इशू करूंगा लाइसेंस। अब मेरे पास क्या नाम है तेरा? राघव। राघव आया मेरे पास, कहता सर मुझे ना ठेका चलाना है। मैंने कहा ठीक है, इतनी बोटल्स मैं तेरे को दे रहा हूँ, इतने लाख रुपए मेरे को दे दे। ठीक है, मान ले उस बोतल की ना तेरे को पर यूनिट कॉस्ट, तेरे को उस बोतल की पर यूनिट कॉस्ट तेरे को पड़ती है, मान ले फॉर एग्जांपल 2000 रुपए पड़ गई। और उसके ऊपर एमआरपी तो बहुत ज्यादा लिखा होता है, एमआरपी मान लो उसके ऊपर हो सकता है लिखा भी ना हो, ये लिखा भी होगा तो हो सकता है मान लो 5000 लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल। तो भैया मेरे से तूने कितनी की खरीद ली वो बोतल? आगे चाहे तू उसको बेच 2500 की, चाहे तू बेच 4000 की, चाहे तू बेच 6000 की, मुझे मतलब नहीं है। मैं तेरे को सिर्फ एक ठेका दे दिया, इसके ऊपर जो तू बेचेगा वो तेरी इनकम है। मेरे को 2000 रुपए चाहिए बस, मेरी बात खत्म। 1.5-2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है ना वो तो कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे तुमने देखा होगा स्टेशन के ऊपर जो पार्किंग वाली बनी होती है ना, उसका भी ठेका होता है ना उसका ठेका। अब वो बंदे क्या करते हैं भाई, मान लो मैंने गवर्नमेंट को बोला मैं ठेका लेना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ठीक है ले ले ठेका, 10 लाख रुपए लगेगा पूरे साल भर का। अब 10 लाख रुपए गवर्नमेंट ने मेरे से ले लिए, ठीक है जी। अब गवर्नमेंट की वो इनकम बन गई 10 लाख रुपए की। अब मेरे को नहीं पता तू चाहे कमा 8 लाख, तू चाहे कमा 12 लाख, तू चाहे कमा 20 लाख, तू चाहे कमा 25 लाख, चाहे तू ना कमा 1 रुपया भी, मेरे को इससे मतलब नहीं है। मेरे को मेरा 10 लाख मिल गया ना, मेरे को कोई मतलब नहीं। सेम ठेके में होता है, गवर्नमेंट ने इतने का ठेका दे दिया, उसके बाद तू कमाओ, तुम्हारी मर्जी है, जितना ऊपर तुम्हारा मर्जी है कमाओ, लेकिन मालिक हम ही रहेंगे, मालिक तुम लोग नहीं है। एमआरपी से ज्यादा नहीं बेच सकते भाई, एमआरपी से ज्यादा नहीं बेच सकते। एमआरपी बहुत ज्यादा होता है यार उनके ऊपर, बहुत ज्यादा एमआरपी होता है, डबल से ज्यादा है। डबल ट्रिपल से भी एमआरपी होता है। अब एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें मैंने अपनी मदर के लिए ना एक मेडिसिन का डिब्बा लेके आया, पूरा डिब्बा लेके आना था मुझे। तो उस दवाई के ऊपर ना एमआरपी था भैया 3500 रुपए। कितना था? 3500। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, रियल बात बता रहा हूं।
अब तुम मुझे बताओ, मान लो तुम एज अ पर्सन अगर तुम वो बॉक्स लेकर के आते हो, तो अगर तुम्हें दुकानदार वो कितने रुपए का बॉक्स दे देगा, तुम खुश होकर के लेके आ जाओगे? बताना जरा एक बार। 35 रुपए एमआरपी है, सोच के देखो। क्या बोला था? एक मेडिसिन का बॉक्स है, दवाइयां है उसमें, और 35 रुपए का बॉक्स है, वो एमआरपी उसके ऊपर 35 रुपए है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि दुकानदार वो बॉक्स तुम्हें कितने रुपए में दे दे, तुम खुश होकर के लेके आ जाओगे वो बॉक्स, डिस्काउंट वगैरह दे देके? 1500, 1600, 2000 और कुछ? अच्छा, इतना ज्यादा इतना ज्यादा देते होंगे? फालतू में इसलिए 35 एमआरपी बता रहा हूं मैं, बताओ आप लोग मुझे बता दो। इस पे तो देंगे नहीं सर, एमआरपी पे तो देंगे। एमआरपी तो लोगे लोगे तो कम पे लोगे, तो कितना कम? मैं भाई तो पूछ रहा हूँ, 35 रुपए रेट है, कितना कम? ही तो पूछ रहा हूँ, तुम खुश हो गए, वाह इतना डिस्काउंट मिल गया यार। ये तो ना ना, फिर डिस्काउंट करके 2500 का बोल रहा है। अच्छा, एमआरपी से डिस्काउंट करके वो 3200 का बोला, तुम खुशी खुशी राजी खुशी लेकर के आ जाओगे? बस 200 300 तोड़वाओगे? और दवाइयों की दुकान पे भी तोड़वाता है कोई बंदा? दवाई की दुकान पे भी कोई तोड़ता है क्या? बताओ। नहीं ना। अब तुम्हें बताता हूँ, वो मेडिसिन का बॉक्स मुझे उस बंदे ने पता है कितने का दिया? मैं तो भी डिस्काउंट करवाया भी नहीं था, कुछ भी नहीं करवाया था, होलसेलर था वो बंदा। सोच के देखो, 400 रुपए का उस बंदे ने मुझे वो बॉक्स दिया है, सिर्फ 400। सोच के देखो, मतलब कितनी कमाई। अब देख कितने गुना रेट हाई हो गया सीधा सीधा। क्या इस 400 रुपए के अंदर उसने कमाया नहीं होगा क्या? क्या इस 400 में नहीं कमाया होगा? कमाया होगा। कोई मेरा चाचे का लड़का थोड़ा ना था जिसने मेरे को दे दिया डिस्काउंट यार, उसकी तो पता नहीं और कितने की पड़ी होगी। अब सोचो, 3500 का बॉक्स उस बंदे ने मुझे 400 रुपए का दिया। वो 2000 का भी बोल। वही तो मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, तो कितना मोटा। अब मैं तेरे को बता रहा हूँ एमआरपी से कितना ज्यादा, और बढ़ती चीज कितने के कितना एमआरपी दिखा देते हैं उसमें। जैसे दोस्त के है हाँ, इस 400 में भी उसको पता नहीं कितने बच के होंगे, 100 200 तो बचाए होंगे उसने यार। ये फिर नहीं नहीं दिखता, नहीं दिखता। एग्जांपल दोबारा डिपेंड करते हैं चीज। लिखवा इतनी बातें समझ में आई है? बढ़े आगे। कितना दिया कैसे? क्या पता, उसी को पता भैया कैसे बड़ा डिस्काउंट। क्योंकि एमआरपी बेटा बहुत ज्यादा लिख देते हैं, बहुत ही ज्यादा एमआरपी लिखते हैं यार, बहुत ज्यादा एमआरपी। दिया तो राज्य को दवाइयों के अंदर दुनिया भर की मोटी कमाई है दवाइयों में, दुनिया भर की मोटी कमाई। ठीक है, चलिए बात खत्म करते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट बेटा ये वाली चीज? हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया कि अल्कोहल पे और पेट्रोलियम पे गवर्नमेंट टैक्स क्यों नहीं लगाती? क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ही उस चीज की मालिक है, तो मालिक अपनी चीज के ऊपर टैक्स क्यों लगाएगा? तो आगे इसके पास जब वो पैसा आना ही उसके पास है, तो इसलिए वो कहता है कि मैं इसके ऊपर चार्ज करूंगा ही। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब देखो क्या लिखा हुआ है। अब वो कहते हैं कि भैया फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि इसको ह्यूमन यूज करते हैं इसलिए बेटा इसके ऊपर हम लोग टैक्स वगैरह गवर्नमेंट नहीं चार्ज करती। अब एक एग्जांपल, थीम ऑफ जीएसटी। अच्छा, जीएसटी कौन लेके आया था कॉन्सेप्ट जीएसटी का? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए थे। कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा वन नेशन वन टैक्स, उनकी एक थीम थी। अच्छा, तुम्हारे में से ऐसे कौन कौन है जो मोदी मोदी से चिढ़ते हैं यार, कहां धक्के से लेके आ गया टैक्स जीएसटी? बहुत सारे लोग ताना मारते हैं, बहुत सारे लोग इस बात से अग्री नहीं करते, ये टैक्स नहीं आना चाहिए था। वो पता है कौन है? जो खुद धर्म भ्रष्ट, जो खुद ही भ्रष्टित है, जो करप्टेड लोग हैं। अब पता है क्या होता था पहले? पहले वो क्या करते थे, अपना टैक्स तो लगते नहीं थे। 2 नंबर की कमाई पहले दुनिया भर की होती थी, दुनिया भर की दुकानदारों की तो। अभी भी है लेकिन कुछ ना कुछ फर्क पड़ा पहले से, कुछ फर्क पड़ा पहले से। अब तो मैं बताता हूं मैं जीएसटी आने का फायदा क्या हुआ, क्यों, क्या मतलब क्या बेनिफिट हुआ जीएसटी के आने से। थीम समझ में आ गई? क्या थीम है जीएसटी की बताओ? वन नेशन वन टैक्स। पहले क्या होता था, जैसे मान लो हमारा हरियाणा है, और हरियाणा के अंदर फॉर एग्जांपल मान लो एक एलईडी टीवी है। अब एलईडी टीवी क्या हुआ, हरियाणा के अंदर तो बेटा वो सेम एलईडी टीवी पड़ रही थी अपने को कितने रुपए की, फॉर एग्जांपल मान लो 40,000 रुपए की। और वही एलईडी टीवी बेटा यूपी में आप लोगों को पड़ रही है सिर्फ 28,000 रुपए की। वही चीज आप लोगों को राजस्थान में पड़ रही है 32,000 रुपए की। वही चीज आप लोगों को दिल्ली में पड़ रही है कितने की, 42,000 रुपए की। वही चीज आप लोगों को मुंबई में पड़ रही है कितने रुपए की, मान लो 50,000 रुपए की। तो सोच के देखो यार, सेम चीज, सेम क्वालिटी, सेम हर चीज, लेकिन चेक करना डिफरेंस कितना, 40, 28, 32, 42, 50। मोदी जी देखा, ये तो बात गलत है यार। अब लोग पता है क्या करते थे, लोग पता है क्या करते थे, जैसे मान लो अपने हरियाणा वाले कुछ लोग हैं, जैसे हमारे हरियाणा वाले कौन, सप्लायर। कौन है? सप्लायर, जो सामान बेचते हैं। ये पता है क्या करते थे सारे, हर जगह के, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि एक जगह के, यहाँ के, यहाँ के, यहाँ के लोग, यहाँ के लोग, यहाँ के लोग, ये सारे पता है कहां भागते थे? सब भागते थे कहां पे? यूपी। क्यों? क्यों?
क्योंकि यहाँ सामान सस्ता मिल रहा है और अपने यहाँ पे आके ज्यादा बेचेंगे। अब इससे क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा कि बाकी जगह पे जो सामान तो एज इट इज बना बनाया रह गया, बिका ही नहीं। तो वो तो आएगी, लेकिन फिर भी डिफरेंस चेक करो बेटा कितना है, फिर भी डिफरेंस चेक कर लो आप कितना ज्यादा है यार, फिर भी डिफरेंस ज्यादा है, नजर आ रहा है डिफरेंस फिर भी ज्यादा है। हाँ, अब इससे क्या फर्क पड़ा, यूपी के अंदर तो सप्लाई भैया बहुत कम हो गई, लेकिन बाकी जगहों पे सप्लाई बहुत ज्यादा पड़ी है, सामान ही नहीं खरीद रहे लोग, तो इससे दिक्कतें क्या आई, क्या दिक्कतें आई, जो हरियाणा के अंदर सप्लायर्स हैं जिन्होंने सामान बनाया था उनका रेट पड़ा रह गया, बिका ही नहीं उनका सामान, तो क्योंकि सारे लोग कहां भाग रहे हैं लेने के लिए, यूपी में भाग रहे हैं। तो हमारे मोदी जी ने कहा भैया ये तो गलत बात है, जब हमारा नेशन एक है, इंडिया पूरा एक है, तो भैया टैक्स अलग अलग क्यों। अब किसी जगह पे टैक्स लग रहा था 10%, कहीं लग रहा है 12, कहीं लग रहा है 15, कहीं लग रहा है 20, कहीं लग रहा है 25, गलत है ना ये चीज। तो हमारे मोदी जी ने क्या कहा भैया, जब हमारा देश एक है तो टैक्स भी क्या होना चाहिए, एक। तो इसलिए बेटा उसका नाम क्या रखा गया, वन नेशन वन टैक्स। इसका नाम क्या रखा गया, जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। बात समझ में आई, क्लियर हो गया, समझ में आया। अब बताओ जरा जीएसटी पेड एक्ट कहां पास हुआ था, ये एक्ट पास हुआ था कहां पे, पार्लियामेंट में। कब पास हुआ था ये हुआ था 24 मार्च 2017 को, और ये एप्लीकेबल कब हुआ था, इफेक्ट में कब आया था, 1 जुलाई 2017। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई सारी बातें। अब आ गया ये, अब देखो बेटा बिफोर जीएसटी क्या था और आफ्टर जीएसटी क्या हुआ, कुछ बेनिफिट मिला भी कि नहीं मिला, ये तो पता चलना चाहिए ना यार। तो लिखिए बेटा, बताते हैं इसके बारे में सारी बातें, लिखो बिफोर जीएसटी कॉन्सेप्ट क्या चलते थे बिफोर जीएसटी, और कॉन्सेप्ट क्या होगा आफ्टर जीएसटी। बस बेटा प्लीज बोलो मत, लिखिए जरा। एक एग्जांपल से ले रहा हूं, एग्जांपल लेके बात करता हूं आप लोगों से मैं। देखो बेटा सबसे पहले नंबर पे जहां पे सामान बनता है वो कौन होते हैं, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर। ये कौन है बेटा, हमारे मैन्युफैक्चरर है। सामान बनता कहां पे है, मैन्युफैक्चरर के पास बनता है। मान लीजिए बेटा कोई सामान था, वो हमारे मैन्युफैक्चरर ने बनाया, कितने रुपए का, 100 रुपए का। कितने का बनाया, 100 रुपए का। समझ आई यहां तक की बात, कितने का बनाया, 100 का। अच्छा बताओ जरा मैन्युफैक्चरर से आगे ये सामान किसके पास जाता है, नहीं, ये सामान जाएगा बेटा आप लोगों के होलसेलर के पास। ये कहां जाएगा सामान आप लोगों के, होलसेलर के पास। नोट डाउन करनी है जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं, लो जी, कहां गया, हमारे होलसेलर के पास गया। अच्छा तो होलसेलर से आगे सामान कहां किसके पास जाएगा, रिटेलर के पास। लो जी, तीसरे नंबर पे लिखिए बेटा, किसके पास गया, रिटेलर के पास। किसके पास पहुंचा बेटा सामान अपना, रिटेलर के पास आया। और एट द एंड बेटा सामान किसके पास जाएगा, कस्टमर के पास। लो जी, ये हमारा एंड यूजर होता है। ये कौन है अपना कस्टमर, हमारा एंड यूजर, जो सामान को बेटा एट द एंड यूज करता है। लो जी, कौन है वो, हमारा कस्टमर। कस्टमर का मतलब ये जो कस्टमर मरता है बेचारा, वही कस्टमर है ना। लो जी, इतनी बात समझ में आई। अब मैं एग्जांपल से बात करता हूं, मैं करता हूं बेटा सपोज टैक्स रेट इज 10%। सपोज टैक्स रेट इज 10%। बताओ हमारे सामान बनाया किसने था, मैन्युफैक्चरर ने। कितने का सामान बनाया था, 100 का। तो बेटा हमारी गवर्नमेंट कहती है मैन्युफैक्चरर को, भाई तुमने सामान बनाया है, इसको 10% का टैक्स दो। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है भाई लगा ले टैक्स। गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया मैन्युफैक्चरर के ऊपर। बताओ कितना टैक्स लगेगा, अरे टैक्स कितना लगेगा, टैक्स टैक्स बेटा लगेगा कितना रुपए, 10 रुपए। लो जी, ये लगा टैक्स 10 रुपए का। बताओ ये टैक्स किसने पे किया, मैन्युफैक्चरर ने पे कर दिया गवर्नमेंट को। अब बताओ मैन्युफैक्चरर को बेटा वो सामान पड़ा कितने का, कितने का पड़ा, 110 का। यहां तक समझ में आया, क्लियर हो गया। अच्छा एक तुम्हें और बता दूं, इस 100 रुपए के अंदर बेटा हमारे मैन्युफैक्चरर ने ना अपना सब प्रॉफिट वगैरह डाल रखा है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट है ये। कभी तुम सोचो प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है इसमें, आगे बताऊंगा सारी बातें ये। हाँ जी, इस 100 रुपए के अंदर बेटा मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रॉफिट भी इंक्लूड कर रखा है। अब बताओ सामान कितने का पड़ा, 110 का। अब ये सामान बेटा उस बंदे ने क्या किया, आगे होलसेलर को दे दिया।
कितने रुपए में? 110 रुपए में, जितने का पड़ा था उसको। तो बताओ मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट कितनी पड़ी थी? 100 रुपए। उसके अंदर टैक्स कितना पे किया उसने? 10 रुपए का। और आगे कितने का बेच दिया उसको? 110 रुपए का बेच दिया। समझ में आया? अब बताओ होलसेलर ने बेटा मैन्युफैक्चरर को कितने रुपए दिए होंगे? अब बताओ मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कितना होगा? कितना हो गया? 110 रुपए हो गया। अच्छा, क्या ये अपना कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं जोड़ेगा? सोच के देखो, क्या ये प्रॉफिट नहीं जोड़ेगा? क्या सेम प्राइस पे दे देगा क्या? यार एक बात बताओ, तुम मार्केट से कोई सामान लेकर के आए बेचने के लिए, तुम्हारे को वो चीज पड़ी 110 रुपए की, क्या तुम कमाओगे नहीं? बोलो। भैया कमाना तो पड़ेगा, बिना कमाए काम कैसे चलेगा यार? कमाएंगे सही ना कुछ ना कुछ। हाँ जी बोलो। हर एक चीज के ऊपर एक ही बार टैक्स लगेगा। अभी मैं बता रहा हूँ सारी बातें आगे। लिसन, अभी नहीं, पहले पढ़ लो प्लीज ध्यान से। ये मैं जो तुम्हें कॉन्सेप्ट बेटा समझा रहा हूँ ना, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ जीएसटी से पहले का, जब जीएसटी मार्केट में नहीं आया था, ये पहले का कॉन्सेप्ट है। टैक्सेस पहले तो लगते तो थे, जीएसटी नहीं था बस। पहले अलग अलग टैक्स लगते थे, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये टैक्स, फलाना टैक्स, ढिंगाना टैक्स, अलग अलग लगते थे पहले। हाँ मैं तुम्हें आगे बता रहा हूँ बातें। देखिए बेटा, तो बताओ होलसेलर को कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी? अब इसने कहा भैया मैं तो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करूंगा इसके बीच में। लो जी, उसने क्या किया, अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा बीच में 50 रुपए का। तो बता दो सामान कितने का बन गया? वो 160 रुपए का बन गया। अब क्या लगाएगी गवर्नमेंट? भाई टैक्स भर, टैक्स भर। तो 160 रुपए के ऊपर टैक्स का रेट मैंने कितना एज्यूम कर रखा है? बताओ कितना एज्यूम कर रखा है? 10%। पूरे पे टैक्स लगेगा। 160 का 10% बताओ कितना हो गया? 16 रुपए। लो जी टैक्स लगा दो। कितना टैक्स लग गया? 16 रुपए। अब बताओ कितने की चीज हो गई वो? 176। अब इसने ये सामान किसको बेच दिया? ले भाई रिटेलर ले जा, रिटेलर ले जा। तो इसने क्या किया, रिटेलर को बताओ कॉस्ट कितनी पड़ी? 176 रुपीज पड़ गई। अब क्या रिटेलर ना कमाए? क्या रिटेलर ना कमाए पैसा? भाई वो भी तो कमाने के लिए बैठा, परिवार तो उसका भी होगा। लो जी कमाओ। प्लस कर दो इसके अंदर बेटा उसका प्रॉफिट मार्जिन। लो जी, चलो तुम्हारे कहना का मतलब मैंने 24 रुपए डाल दिए इसमें बस। लो जी, अब बताओ सामान कितने का हो गया फिर? 200 का हो गया। अब गवर्नमेंट भी बेचारी भूखी बैठी है, टैक्स दे, टैक्स दे। दे दो भाई टैक्स। कितना लगेगा बताओ? टैक्स कितना लगेगा जल्दी? 200 का 10%, 20 रुपए का टैक्स लगा दो। अब बताओ सामान कितने का हो गया वो? 220 का। अब बताओ एट द एंड बेचारे कस्टमर रोते रोते कितने रुपए पे करेगा? कितने रुपए पे करेगा? अमाउंट जो टोटल बनेगी वो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा उसको? 220 रुपए। अब जरा सोच के देखो, शुरुआत कहां से की थी और एट द एंड बेटा कस्टमर तक सामान कितने कितना 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 पहुंचा? 200 रुपए का, 220 रुपए का सामान एट द एंड कस्टमर तक पहुंचता था। इतनी बात सामान समझ में आई? हम लोग बेटा डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सामान परचेज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कस्टमर जब डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज करेगा तो बल्क क्वांटिटी खरीदनी पड़ती है, तो कंज्यूमर एक बल्क क्वांटिटी का करेगा क्या यार? नहीं खरीद सकते आप, राइट ही नहीं है आपके पास। वो एक सोसाइटी बन जाती है, वो अभी नहीं है, वो आगे बढ़ेगी, वो अभी नहीं बन। इतनी बात समझ में आई? प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं जल्दी चले। क्लियर है? समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आफ्टर जीएसटी क्या हुआ? अब लिखिए आफ्टर जीएसटी। अब जीएसटी आने के बाद क्या बेनिफिट मिला या नहीं मिला उसको देख। आफ्टर जीएसटी श्योर नहीं बेटा प्लीज लिखिए आफ्टर जीएसटी क्या हुआ? बताइए सबसे पहले सामान किसके हाथ में था? लिसन इधर, श्योर नहीं। लो जी, कौन है ये बंदा? मैन्युफैक्चरर। बताओ सामान कितने का बनाया था इसने? 1000 रुपए का या 100 का था? अच्छा 100 का था, ठीक है 100 का था। टैक्स रेट मैं अभी भी मान के चल रहा हूं। अब जीएसटी का रेट है बेटा, जीएसटी रेट बोल रहा हूं। पहले मैंने क्या लिखा था? टैक्स का रेट। अब मैं लिख रहा हूं जीएसटी का रेट। जीएसटी रेट इज सेम लेके चलूंगा मैं। पहले भी 10 पर लिया था ना, अभी भी 10 मिल रहा हूं, अभी भी सेम 10 ले रहा हूं। डिफरेंस देखना, चेक करना क्या क्या आएगा, डिफरेंस चेक करना। बताओ कितना टैक्स लगाए? 10%। सेम भाई 10%। 100 का 10% कितना? 10 रुपए लग गया। लो जी, सामान कितने का हो गया? 110 का। अब ये सामान आगे किसके पास जाएगा? हमारे होलसेलर के पास। लो जी, ये कौन है हमारा? होलसेलर। इसको लिखा बेटा, नीचे लिखो होलसेलर। अब बताओ होलसेलर को बेटा उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी होगी? 110 रुपए क्या पड़ी होगी उसकी कॉस्ट? क्या ऐड करेगा फिर वो बीच में इसके?
प्रॉफिट मार्जिन पिछले क्वेश्चन में बताओ कि पिछले पॉइंट में मैंने कितना ऐड किया था 50 कितना हो गया 160। अब ना बेटा नीचे एक नोट बना के एक बात लिखो जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है इट इज अ वैल्यू एडिड टैक्स इट इज अ वैल्यू एडिड टैक्स बेटा वो कहता है कि आप लोग जितनी वैल्यू ऐड करोगे ना जितनी वैल्यू ऐड करोगे जितना वैल्यू एडिशन करोगे उसके ऊपर टैक्स लगेगा भाई अब पूरे पे नहीं लगेगा मैंने क्या बोला जितना आप इसके अंदर अपना वैल्यू एडिशन बेटा इसको वैल्यू एडिशन को आप लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन भी कह सकते हो मतलब जितना आप लोग इसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करोगे ना भैया हम तो टैक्स उसके ऊपर लगाएंगे जितना आप लोग क्या ऐड करोगे इसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन अब बताओ मैंने अपने क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया था कितना ऐड किया था तो जितना आपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया ना टैक्स उसके ऊपर लगेगा पूरे पे नहीं लगेगा जीएसटी आने के बाद समझ में आई बात हाँ पक्का अब बताओ 50 रुपए का 10% कितना बनता है 5 रुपए तो इसका मतलब टैक्स कितना लगा 5 रुपए का बताओ कितना आएगा फिर अमाउंट 165 रुपीज अब बताओ ये 165 रुपीज बेटा हमारे मेन रिटेलर होलसेलर से किसके पास जाएगा रिटेलर के पास लो जी ये सामान पहुंच गया अपने रिटेलर के पास ये कौन है अपना रिटेलर अब बताओ रिटेलर को बेटा इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी होगी 165 रुपीज की पड़ी होगी उसकी कॉस्ट क्या ऐड करेगा इसके अंदर फिर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कितने रुपए 24 रुपए पिछली बार तुमने ऐड करवाए थे मेरे से सेम अबे 24 ही करेंगे ना जो पिछला क्वेश्चन था सेम काम करेंगे हाँ जी बताओ कॉस्ट कितनी आएगी 189। सामान अब कितने का हो गया 189 का हो गया अब बताओ क्या लगेगा इसके ऊपर फिर टैक्स लगेगा अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जीएसटी क्या है एक वैल्यू एडिड टैक्स जितना प्रॉफिट मार्जिन आपने ऐड किया है उतने पे टैक्स लगाना है पूरे पे नहीं लगेगा तो 24 का 10% कितना हो गया 2 रुपए 4 पैसे 2.4 रुपीज यस और नो अब बताना जरा कितनी वैल्यू आएगी निकल करके 191.4 रुपीज और राउंड फिगर मैं कर दूं अगर इसको तो कितना बन जाएगा मान लो 192 रुपीज अगर मैं राउंड फिगर करके बोल दूं जरा चेक करना एक बारी कस्टमर को एट द एंड वो सामान कितने का पड़ा लो जी ये आके लास्ट में कौन आया हमारा कस्टमर और बेटा कस्टमर को हमारा वो सामान जो पड़ा वो कितने का पड़ा 192 रुपीज का अब जरा तुम बताओ कोई अरे वो क्या करते हैं जब पैसे ज्यादा होते हैं ना तो अकाउंट के अंदर क्या होता है बढ़ा देते हैं आगे उसको पूरा कर देते हैं फिगर कर देते हैं कम नहीं करते हो अब जरा एक बात बताना जब बिफोर जीएसटी था तो पता ना सामान कितने का पड़ रहा था और जब आफ्टर जीएसटी आया तो कितने का पड़ रहा है तो क्या ये सामान की कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा जीएसटी बताओ क्या कस्टमर को इससे बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आप कहोगे यस सर बिल्कुल मिल रहा समझ में आया जो मैंने वर्ड्स बोले हैं इसका बेटा सेकंड पॉइंट लिखो इट इज अ ट्रांसपेरेंट इन नेचर पहला पॉइंट क्या लिखा इट इज अ वैल्यूडेड टैक्स दूसरा लिखो इसमें इट इज अ ट्रांसपेरेंट इन नेचर मतलब इसके अंदर पूरी की पूरी बेटा ट्रांसपेरेंसी है कोई इसके अंदर वो नहीं हो सकती क्या क्या धोखाधड़ी वगैरह का सिस्टम इसके अंदर नहीं काम करता हाँ जी बोल क्यों नहीं पड़ा तो वही ऐसे प्रॉफिट कहाँ है प्रॉफिट को किधर कस्टमर को देखना कॉस्ट कम हुई है कि नहीं हुई कस्टमर के लिए फायदा हुआ कि नहीं हुआ तो फायदा तो कस्टमर के लिए करना था हाँ बेटा उनका तो प्रॉफिट वही है जो पहले ऐड कर रहे थे अपना प्रॉफिट मार्जिन वो तो वही कर रहे हैं वो तो सेम ही है तीसरा लिखो इट reduces the cost of the goods बताओ क्या गुड्स की कॉस्ट को बेटा रिड्यूस करता है कि नहीं करता है जल्दी बताओ और तुम्हें मैंने दिखा भी दिया कि कैसे करता है ये नेक्स्ट लिखिए बेटा इट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भैया ये बिजनेस को स्मूथ चलाने के काम आता है बहुत ज्यादा डूइंग बिजनेस करप्टेड लोग जब तक देश में है ना तब तक तो कुछ हो नहीं सकता भैया चाहे जितना मर्जी आप लोग सिस्टम ले आओ जितना मर्जी अच्छे तरीके से फॉलो कर लो चीजें है ना जब तक रोहित जैसे करप्टेड लोग हैं दुनिया में तो
काम होना बिजनेस का बहुत मुश्किल है। क्यों? नेक्स्ट लिखिए बेटा इसके अंदर। कितने पॉइंट है इसके? है एक दो पॉइंट्स रिडक्शन इन टैक्स इवेजन। अब तुम्हारे सामने एक वर्ड नया फिर आ गया, टैक्स इवेजन। देखो, दो वर्ड्स होते हैं बेटा, एक होता है टैक्स प्लानिंग, एक होता है टैक्स इवेजन। क्या वर्ड्स बोले मैंने? एक होता है टैक्स प्लानिंग और एक होता है क्या? टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग का बेटा मतलब होता है टैक्स की चोरी करना लीगल तरीके से, गवर्नमेंट को बता करके भाई हम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, वो तो क्या तरीका है? लीगल तरीका है। समझ में आया? लेकिन टैक्स इवेजन का मतलब होता है कैसे? इलीगल तरीके से चोरी करना, इलीगल तरीके से। लो जी, इलीगल चोरी। हाँ जी बेटा, क्या है? इलीगल चोरी। मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपने क्या किया, कुछ सामान था और वो क्या हुआ, टैक्स ना लगा के नहीं लगाया, आप लोग सामान लेकर आए विदाउट जीएसटी लेकर आ गए सामान। ठीक है, अब जब आप लोग बेटा सामान को विदाउट जीएसटी लेके आओगे तो मतलब वो गवर्नमेंट की नजरों में तो है ही नहीं। जब जब हम लोग बेटा जब भी कोई बिल बनाते हैं ना तो जीएसटी का बिल बनता है। देखो दो टाइप के तुमने चीजें सुनी होंगी, एक होती है कैश मेमो, सिंपल, जिसके ऊपर जीएसटी नाम का कोई चीज नहीं होता, और एक क्या होती है, एक क्या होता है जीएसटी वाला बिल। हाँ या ना? अच्छा मान लो अगर मैं जीएसटी लगाऊं ही ना तो इससे क्या होगा? मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो यहाँ पे एक केडीआर इन्फोटेक, मेरी कंपनी है केडीआर इन्फोटेक। और लिसन, मान लीजिए एक लैपटॉप लेना आप लोगों ने, तो मेरे पास एक कस्टमर आया बेटा लैपटॉप लेने के लिए। मैंने कहा हाँ जी सर लैपटॉप चाहिए? कहता हाँ जी सर चाहिए। मैंने कहा, कहता है सर 1 लाख रुपए वाला लैपटॉप चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर कोई चक्कर नहीं है, ले लो 1 लाख रुपए वाला लैपटॉप। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर ना दो चीजें प्लस होंगी, एक होएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक होएगा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दो टैक्स लगेंगे, आगे बात करूंगा अभी मैं। तो 20,000 रुपये ये लगेगा और 20,000 रुपये ये लगेगा, और आपको टोटल पे करना पड़ेगा कितना? 1,40,000 रुपये। अच्छा मान लो अगर मैं जीएसटी वाला बिल बना के देता हूं तो बताओ ये जो 20,000 रुपये और ये जो 20,000 रुपये है, ये मुझे किसको पे करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को, क्योंकि तो गवर्नमेंट का ले बेशक से मैं रहा हूं, लेकिन मुझे पे तो किसको करना है? गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स किसका होता है? गवर्नमेंट का। अब जो मेरा लैपटॉप था ना, ये मैंने ले रखा था बेटा विदाउट जीएसटी, ये ले रखा था मैंने विदाउट जीएसटी, आया हुआ था मेरे पास पहले से। समझ में आया? अब मैंने कस्टमर को एक लालच दिया, मैंने कहा हाँ चोरी करें? कहता ठीक है कर लो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 1,40,000 का है, मैंने उसको कहा तू बिल ना बनवा, मैं तो कोई 1,30,000 का दे दूंगा ये लैपटॉप। तो कस्टमर को बताओ फायदा है कि नहीं है? कितने बच रहे हैं उसके पैसे? अच्छा मेरे कितने बच रहे हैं? मेरे पता कितने बच रहे हैं? 30,000 भाई, 30,000। सोच के देखो, 1 लाख की वो चीज है। हाँ मैं कह रहा हूं 1 लाख में पूरा प्रॉफिट इंक्लूड है मान लो मेरा, वो अलग चीज है, वो उसको मत मान। हाँ मैं सिर्फ उसको बात नहीं कर रहा, वो अलग चीज है ही है, वो तो मैं प्रॉफिट कमा ही रहा हूं। अब 1 लाख की चीज में भी प्रॉफिट इंक्लूड होएगा, वो तो मैंने कहा चलो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है इसे। लेकिन सोच के देखो जो पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ रहा था, ये 1,40,000 रुपया, क्या ये मुझे देना पड़ेगा? क्योंकि मैंने जीएसटी नहीं काटा भाई, बिलियन बनाया जीएसटी वाला, तो मैं गवर्नमेंट को ये वाला पैसा देने से बच गया। तो ये लीगली चोरी हुई है, इलीगली चोरी हुई है? इलीगल चोरी हुई। पकड़े नहीं जाते, बहुत रेयर चांस होता है इनके पकड़े जाने का। ठीक है ना, बहुत रेयर होता, पकड़ लिया तो भैया तुम फंसी गए, सीधा सीधा लॉजिक है। ठीक है ना, वही फिर वही तो कह रहा हूँ, जब तक तरह से करप्टेड लोग बैठे हैं तब तक जुगाड़ नहीं सकता ना। रिश्वत कौन लेगा फिर? सुपारी दे देते हैं, रिश्वत दे देते हैं। हाँ जीएसटी जैसे मान लो लग रहा है, ठीक है पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट टैक्स भी लगेगा, फिर क्या है? बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी ही तो है, फुल फॉर्म ही बोल रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी ही तो है। टैक्स पे सब्सिट्यूट है। जीएसटी के अंदर दो टाइप के टैक्स आते हैं, आगे पढ़ाऊंगा, सेंट्रल और स्टेट, वो आगे बात करेंगे अभी नहीं। जो टैक्स लगाते हैं आगे नहीं दिया, लेकिन उसकी डिटेल भी तो देखने के लिए आएंगे, किसके? जो गवर्नमेंट के बंदे हैं इनकम टैक्स। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो मेरा लैपटॉप था बेटा ये विदाउट जीएसटी आया हुआ था, आया मेरे पास विदाउट जीएसटी था, 2 नंबर के पहले से मैंने विदाउट जीएसटी ले रखी थी वो चीज ऑलरेडी पहले से। बहुत कम होते हैं, लेकिन पता क्या होता है उनके ऊपर ऐसे ऐसे वो बैठे होते हैं भाई साहब, बंदे पकड़े जाते हैं वो लोग यार, बहुत रेयर चांस होता है, क्योंकि पूरी दुनिया ही करप्टेड है यार। जहां पे उनको लग रहा है ना 4-5 हजार बचना है, 2,000 तू खाइए, 2,000 तू खाइए, 1,000 मैं खाऊंगा, हो गया काम। कहां से पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा बता दो? ठीक है ना, करप्टेड लोग बहुत बैठे हैं, है ना।
थियरी में नहीं हाँ बहुत है, समझ में आई यहाँ तक की बेटा सारी बातें? तो हमने क्या क्या वर्ड्स पढ़े अभी तक इसके बारे में? यहाँ तक समझ में आ गया सारे पॉइंट्स? सर पक्का क्लियर हो गया? चलो बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, आज बहुत है इतना, बहुत सारा हमने आज पढ़ लिया। तो कल होमवर्क के लिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 करके आना होमवर्क।